गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम गैसियस स्टेट का जो चैप्टर नंबर 5 है उसी का हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है लिक्विड स्टेट। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है। आज हम इसमें लिक्विड स्टेट में कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिक्विड स्टेट क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे उसका वॉल्यूम, उसकी कंप्रेसिबिलिटी, उसकी फ्लूइडिटी और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन, उसके बारे में हम अच्छे से और ध्यान से डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यदि मैं बात करूं कि मुझे कोई भी चीज जो मुझे मेरे सराउंडिंग में दिखाई दे रही है, मुझे सराउंडिंग में कोई भी चीज जो दिखेगी उसको मैं बोलूंगा मैटर है। क्यों? मैटर वो चीज होती है जिसके पास में कोई भी स्पेस होता है, जिसका कोई मास होता है, जिसने कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होता है, उसी को हम मैटर डिफाइन करते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, अब वो मैटर तीन तरीके से डिफाइन हो सकते हैं, तीन तरीके से उसको हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जिसको हम बोलेंगे सॉलिड, या तो वो मैटर सॉलिड हो सकता है, या वो मैटर लिक्विड हो सकता है, या वो मैटर गैस हो सकती है। मेरे पास ये तीन तरीके की मैटर की स्टेट्स होती हैं। अब मैं किसको सॉलिड बोलूं, किसको लिक्विड बोलूं, किसको गैस बोलूं, या मैं एक सिंपल सा अगर यदि आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि इन तीनों को हम किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो वो सिंपल सा रीजन है, इन तीनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक कर लो। क्या चेक कर लो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक करने का मतलब क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक करने का मतलब है कि जिन पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने का मतलब है सॉलिड्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड मतलब इस तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, ये बिल्कुल कंबाइन होते हैं, पूरी तरीके से क्लोज पैकिंग होती है। तो क्लोज पैकिंग होगी तो इनके बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इनको हम बोलेंगे सॉलिड्स। अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस वो पार्टिकल्स होते हैं जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल के बराबर होते हैं, बहुत कम, थोड़ा सा। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम है या वीक है तो इसका मतलब इन पार्टिकल्स को घूमने में, एक दूसरे से दूर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है, ये आराम से घूमते रहते हैं, रैंडमली घूमते रहते हैं, मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है। और अगर मैं इन्हीं के बीच की बात करूं तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है लेकिन सॉलिड से कम होता है, सॉलिड में तो बहुत ज्यादा होता है। और ऐसे पार्टिकल्स जिसमें इंटरमीडिएट बोले तो कि हमारे पास सॉलिड से तो कम होगा, गैसेस से ज्यादा होगा, तो उन स्टेट्स को हम बोलेंगे लिक्विड स्टेट। तो सबसे पहले हम अगर डिफाइन करें लिक्विड स्टेट क्या होते हैं, तो ऐसे पार्टिकल्स जिनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है लेकिन वो भी कंडीशन है सॉलिड से तो कम होगा और गैसेस से ज्यादा होगा। बात क्लियर है? तो उनको बोलते हैं हम लिक्विड स्टेट। अब इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज को क्या क्या देखते हैं? देखो, जब एक बात तो हमें पता है कि अगर कोई भी मैटर है तो ऑब्वियस सी बात है उसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम तो होगा, ये चीज तो डेफिनेट है। ठीक है, अगर वॉल्यूम प्रेजेंट है तो भाई वो अगर कोई चीज रखी हुई है तो उसकी शेप भी होगी, उसकी कोई ना कोई शेप होगी। भाई हमें कोई चीज दिखाई दे रही है तो वो कोई ना कोई तो शेप रखेगी, जैसे गैसेस पार्टिकल वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, उसी तरीके से लिक्विड है वो भी कुछ शेप शो करता है लेकिन इसकी शेप वेरिएबल है। अब ये कौन सी बात हो गई भाई? वेरिएबल होने का मतलब है इसकी शेप कोई फिक्स नहीं है। जैसे मान लो सपोज करो आपने एक पानी का ग्लास लिया, एक पानी का कंटेनर लिया, कोई भी ले सकते हो, आपने पानी को एक ग्लास में फिल कर दिया, मान लो सपोज करो ये हमारा एक ग्लास है, इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, यहां पे डाल के रख दिया। अभी इसने एक सिलेंडर की शेप ले ली है,
लिक्विड ने एक सिलेंडर की शेप ले ली, अभी फिलहाल ये एक ग्लास में रखा हुआ है तो इसकी शेप ले ली। अगर यदि मान लो सपोज करो अब मैं इसको एक बाउल में डाल देता हूँ, बाउल में डाल के रख देते हैं, अब ये इस बाउल की शेप ले लेगा। अगर यदि मैं इसको एक कोई भी कोनिकल फ्लास्क है, मान लो सपोज करो इस तरीके से कोई भी कोनिकल फ्लास्क है उसके अंदर डालूंगा तो ये इसकी कोनिकल फ्लास्क की शेप ले लेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लिक्विड होते हैं उनकी शेप डिफाइंड नहीं होती है, डेफिनेट शेप नहीं रखते हैं। जिस किसी भी कंटेनर में आप डालोगे वो उसी की शेप ले लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और अगर यदि शेप ले लेते हो, क्या हम इसकी शेप को डिफाइन कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो क्या हम इसके वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम हम डिफाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम डेफिनेट होता है। अब ये बात आ जाएगी कि सर वॉल्यूम डेफिनेट कैसे होता है? तो देखो, अगर मान लो सपोज करो मैंने 100 ml पानी लिया, 50 ml पानी लिया, 500 ml पानी लिया। अब अगर यदि मान लो इस 100 ml पानी को आप मान लो किसी भी एक कोनिकल फ्लास्क में, सिलेंड्रिकल फ्लास्क में डालोगे तो वो 100 ml में ही आएगा। मान लो सपोज करिए 200 ml का है तो वो 100 ml में ही आएगा, 100 ml में आएगा। 100 ml को आप इसमें भी डिफाइन कर सकते हो, 100 ml यहाँ पे भी आ सकते हैं। 100 ml अगर यदि आप कोनिकल में डालना चाहते हो तो इसमें भी 100 ml आ सकते हैं। अगर यदि हम बात करें किसी भी बाउल के अंदर तो वहाँ पे भी ये 100 ml आ सकते हैं, ठीक है। तो हम अलग अलग जगह पे 100 ml है तो हर जगह पे 100 ml ही मिलेगा। वॉल्यूम सेम है, 100 ml ही है, लेकिन क्या शेप वेरिएबल है, अलग अलग शेप हो सकती है, ये बात कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? एकदम क्लियर है। चलो दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं इसी में लिक्विड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो मैं अगर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग अगर इसमें देखना चाहूं तो मैं देखता हूं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को। कंप्रेसिबिलिटी, अब ये कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि मैं किसी भी चीज को, जैसे मान लो सपोज करो मैंने गैसेस में बात की कि मेरे पास ये कोई भी गैस, यहाँ पे गैस भरी हुई है बहुत सारी, यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स भरे हुए, गैसेस पार्टिकल्स है। अगर यदि मैं इनके ऊपर कोई भी पिस्टन लगा देता हूँ, मैंने यहाँ पे पिस्टन लगाया आराम से, अब ये गैस अपने मर्जी से अपनी रैंडम डायरेक्शन में घूमने लग रहे हैं, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से घूम रही है, ठीक है। मैं जैसे ही इसके ऊपर पिस्टन लगाता हूं तो पिस्टन लगाएंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, इसको मैं प्रेस करूंगा, मैं इसको दबाने की कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगा कि ये गैस के पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक नजदीक आए, बहुत क्लोज आ जाए, बिल्कुल क्लोज आ जाए। और जब ये पास आएंगे तो मैं उसके लिए इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगा तो मैं देखूंगा कि मेरा पिस्टन बहुत नीचे आ चुका है, बहुत नीचे, और गैस के पार्टिकल एक दूसरे के और क्लोज आ गए। पहले दूर फैले हुए थे, अब ये बहुत पास आ चुके हैं। मतलब गैस को मैं बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा दबा सकता हूँ। और जब कंप्रेस कर सकता हूँ तो गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। क्या मैं लिक्विड में कर सकता हूँ? चलो देखते हैं। लिक्विड्स के केस में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही लो होती है। लो होने का मतलब होती तो है लेकिन इनकी कंपैरिजन में बहुत लो होती है, गैसेस की कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। क्यों होती है उसको देखते हैं। देखो, क्योंकि मैंने ये बोला गैस के पार्टिकल्स में तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता नहीं है। और अगर यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में स्पेस भी बहुत ज्यादा मिलेगा, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा मिलेगा। भाई अगर यदि मान लो कोई भी दो लोग हैं और उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है तो इंटरेक्शन नहीं होगा, तो ये बात तो डेफिनेट है कि उनके बीच में गैप भी बहुत ज्यादा मिलेगा। और अगर गैप ज्यादा मिलेगा तो हम कंप्रेस करेंगे तो पार्टिकल उस गैप को ही तो कवर करेंगे। लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करता हूं तो इनके बीच में पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है गैप क्या होगा, स्मॉल होगा। यहां पे छोटा गैप होगा, थोड़ा गैप होगा। और अगर यदि थोड़ा गैप है तो ये बात भी डेफिनेट है कि अगर मैं इनको कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा तो उतनी हद तक इनको कंप्रेस नहीं कर सकता हूं जितनी हद तक ये गैसेस होती हैं, गैसेस होती है उतनी हद तक नहीं कर सकते। क्लियर है?
तो मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यहाँ पे काम करेगा, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू गैसेस। क्लियर, एकदम पॉइंट क्लियर हो गया। चलो तीसरे फैक्टर पे चलते हैं हम, और तीसरे फैक्टर पे अगर यदि हम बात करें डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी, तो भाई एक बात तो ये बात तो हमें पक्का पता है कि डेंसिटी जो होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर यदि मैं देखूं तो मैं यहां पे कंपेयर कर सकता हूं, मैं किसी भी चीज को ये डिफाइन करूंगा। जब भी मुझे कोई भी चीज डिफाइन करनी है, मान लो सपोज करो कोई मुझसे ये पूछेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, तो मैं ये कहूंगा आप जो पढ़ने लग रहे हो आपसे तो ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और आप अगर यदि मेरे से ये पूछोगे, मतलब किसकी कंपैरिजन करवाई जा रही है, किसी से पूछा कि मेरे सामने छोटा बच्चा बैठा है कोई, तो मैं उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। अगर यदि किसी से ये पूछ लिया कि आप कितने कम इंटेलिजेंट हो, तो मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। किस तरीके से? कोई मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ठीक है, कोई मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उससे मेरी इंटेलिजेंसी कम है। मतलब मुझे डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है कि डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी या इवेपोरेशन, जो भी हम टेंडेंसी पढ़ेंगे वो एक फैक्टर है जिसको हम कंपेयर करके बता रहे हैं। यहाँ पे डेंसिटी मैं बोल रहा हूँ तो डेंसिटी का मतलब क्या है कि मैं कंपेयर करूँगा कि डेंसिटी ज़्यादा होती है कम होती है, किससे ज़्यादा होती है किससे कम होती है, उन चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ डेंसिटी, तो डेंसिटी जो गैसेस की बात होती है, गैसेस के पार्टिकल्स में बात होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, और स्पेस बहुत ज़्यादा है तो वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे तो डेंसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो डेंसिटी घट गई, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्या एक लिक्विड में होता है? क्या यही केस लिक्विड में होगा? देखते हैं। लिक्विड केस की अगर बात करें तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये पार्टिकल्स क्लोज होंगे, एक दूसरे के क्लोज होंगे, और जब क्लोज है तो इनके बीच में वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कम है, बहुत कम है। और वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम डिक्रीजेस तो डेंसिटी इंक्रीजेस, ऑब्वियस सी बात है। तो डेंसिटी अगर यदि मुझे ये बोलनी पड़े, डेंसिटी फॉर गैस मॉलिक्यूल्स दैट इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड फेज। पक्का क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं बचा होगा मेरे ख्याल से। चलो अगर यदि हम इसी में नेक्स्ट फैक्टर पे देखें, नेक्स्ट फैक्टर जिसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है फ्लो करना। इसमें जो लिक्विड है, अगर मान लो सपोज करो, अगर यदि मैं आपसे ये कहूँ कि ग्लास पानी का ले आओ, आप उस ग्लास को पानी को लेके आओगे और मैं कहूँ इसको स्प्रेड कर दो, फ्लोर पे स्प्रेड कर दो। आपने जैसे फैलाया वो पानी फ्लो करना शुरू करेगा, बहना शुरू करेगा। और जब बहना शुरू करेगा तो इसी को हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। तो लिक्विड्स के अंदर फ्लूइडिटी भी होती है, ठीक है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर डिफ्यूजन की भी टेंडेंसी होती है, डिफ्यूज भी करते हैं ये एक दूसरे पे। डिफ्यूज करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो सपोज करो, मैंने आपको गैसेस के पार्टिकल्स में बोला, गैसेस स्टेट में बताया था, डिफाइन किया था कि अगर यदि मान लेते हैं मैंने यहाँ पे ये लिया कि एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर 10 वाइट बॉल है। मान लो सपोज करो यहाँ पे वाइट बॉल है, 10 वाइट बॉल है, ठीक है। मेरे पास एक दूसरा कंटेनर है, इसके अंदर 10 ब्लू बॉल्स हैं, यहाँ पे 10 ब्लू बॉल्स है अलग अलग, ठीक है। 10 ब्लू बॉल इसमें, 10 ब्लू बॉल इसमें, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को आपस में मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों को मैं एक दूसरे में मिक्स कर देता हूँ और मिक्स करके अच्छे से शेक करता हूँ। यहाँ पे ब्लू बॉल है, यहाँ पे वाइट बॉल है, दोनों को अच्छे से शेक करेंगे। शेक करेंगे तो क्या होगा, ब्लू बॉल और व्हाइट बॉल दोनों आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। मिक्सअप होने का मतलब है कि पहले 10 बॉल यहाँ पे पड़ी हुई थी तो वो पार्टिकल सारे के सारे 10 के 10 बॉल्स में सारी वाइट वाइट थी।
अब जैसे मैंने इनको मिक्स किया तो मिक्स करने पे ब्लू बॉल भी यहाँ पे आ गए, कोई यहाँ पे है कोई यहाँ पे, इनके बीच बीच में आगे रैंडमली मिक्स हो गई है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे वाइट है, ये ब्लू है, ये इस तरीके से मिक्स हो चुकी है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। सिमिलर तरीके से अगर यदि मैं लिक्विड्स में बात करूँ तो लिक्विड स्टेट में क्या होगा कि अगर मान लो मैंने लिया एक पानी का कंटेनर, मैंने एक पानी का ग्लास लिया और इस पानी के ग्लास के अंदर मैंने कोई चीज़ बाहर से दूसरा मैंने लिक्विड इसमें ऐड कर दिया। दूसरा लिक्विड ऐड करने का मतलब ये है, जैसे मान लो सपोज करो, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल इसके लिए सुना होगा, अल्कोहल सुना है। मान लो मैंने उठाया और अल्कोहल को मैंने इसमें डिजोल्व कर दिया, मैंने मिक्स कर दिया, शेक कर दिया। जैसे मैं शेक करूंगा तो गैस के अल्कोहल पार्टिकल, वाटर पार्टिकल सारे के सारे एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, मिक्सअप होंगे, डिफ्यूज होंगे, एक दूसरे में अच्छे से डिजोल्व हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। और मिक्स हो जाएंगे तो हमें ये इनमें डिफ्रेंशिएट ही करने को नहीं मिलेगा कि कहाँ पे तो मेरा अल्कोहल पार्टिकल है, कहाँ पे मेरा पानी है। बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, मतलब इनके अंदर डिफ्यूजन की टेंडेंसी होती है, डिफ्यूजन टेंडेंसी होती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अब आता है इसका, और वो ये इवेपोरेशन, जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, किसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन, ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है। इवेपोरेशन प्रोसेस है क्या चीज? इवेपोरेशन प्रोसेस ये है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इवेपोरेशन, जैसे मान लो सपोज करो, अगर यदि मैं ये कहूं आप पानी पीना चाहते हो और आपके हाथ से ग्लास छूट गया, गिर गया आपसे, ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया, आप एक दिन के लिए बाहर चले गए, आप घर से बाहर चले गए और जब बाहर गए तो वापस आते हो तो जिस फ्लोर पे पानी पड़ा था, जिस जगह पे पानी पड़ा था, आप आके देखते हो कि वहां पे पानी नहीं है, वहां से पानी गायब हो गया। पानी गायब हो गया, पानी गायब हो गया मतलब निकल गया है, वहां से रिमूव हो गया। कहाँ गया, कहाँ पे गया वो पानी? सबसे बड़ा दिमाग में क्वेश्चन किया है कि वो पानी गया कहाँ। क्लियर है, वो पानी गया कहाँ? तो इसका मतलब एक ही रीजन है, और वो रीजन ये है कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो चुके हैं। कहाँ गया? वेपर में कन्वर्ट हो चुके हैं। बहुत बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल हमारे दिमाग में चल रहा है कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, मतलब पानी लिक्विड स्टेट में था, वो गैसियस स्टेट में चला गया, और वो तो केवल एक ही कंडीशन पे जाता है, वो तो केवल 100 डिग्री सेल्सियस पे जाता है। भाई पानी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है और वो केवल और केवल 100 डिग्री सेल्सियस पे ही जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रूम में जहां पे वो पानी गिरा था उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ होगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं सोचना है वहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ था, हमारे रूम में तो ठंडा है, हमारा रूम तो बहुत ठंडा है, उसके बाद में भी पानी उड़ गया, पानी गैसियस स्टेट में चला गया। जी बिल्कुल चला गया। इसका मतलब ये है इवेपोरेशन प्रोसेस को होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस ही हो। पानी के इवेपोरेशन को होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि उसका 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर हो। किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होता है, किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो सकता है, एनी टेम्परेचर। पहला पॉइंट ध्यान से सुनना है अब इस चीज को। इवेपोरेशन को होने के लिए कोई रिक्वायर्ड टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो सकता है। पहली चीज, चलो ठीक है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं। उसका रीजन जानते हैं कि देखो, सबसे पहली बात तो ये है, मेरे पास में कोई भी एक सरफेस है लिक्विड का, ये मान लेते हैं मेरे पास एक सरफेस है लिक्विड का, ये इस तरीके से मेरे पास में नीचे लिक्विड भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे गैसियस पार्टिकल, लिक्विड का कोई भी पार्टिकल है यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर यदि मैं बात करूँ तो ऑब्वियस ही बात है, हर जगह पे पार्टिकल्स एक दूसरे को खींचते रहते हैं। जब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ऑब्वियस ही बात है एक दूसरे को खींचेंगे। खींचने का मतलब है, जैसे मान लो ये जो सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, हम यहाँ पे सरफेस टेंशन वर्ड भी पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे, तो ये पार्टिकल्स इसको डाउनवर्ड खींचने लग रहे हैं, इन पे डाउनवर्ड पुलिंग लग रही है।
नीचे की तरफ खींच रहे हैं, सारे पार्टिकल एक दूसरे को नीचे की तरफ खींचेंगे। जो अपर सरफेस पे जो पानी है, पानी के मॉलिक्यूल्स है, पानी नहीं है कोई भी लिक्विड जो इवेपोरेट होते हैं, ये जो इस सरफेस पे पड़ा है तो इसको नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स इन पे लग रहा है, नीचे की तरफ इनको खींचने वाले पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अगर यदि इसको नीचे की तरफ खींचने वाले पार्टिकल्स हैं, अगर मैं यहां से इनके ऊपर सन रेज डालता हूं, मान लो सपोज करो अगर यदि सन रेज डाली तो सन रेज से टेम्परेचर बढ़ेगा, चलो कोई बात नहीं है, सन रेज नहीं मानते हैं हम, और भी कंडीशन मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे अगर यदि विंड आई, विंड होगी, अगर यदि जैसे भाई हमारे रूम में पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रहा है तो वो भी तो कोई काम करेगा, वो एनर्जी दे रहे हैं। मतलब क्या है, अगर यदि कोई ऐसा सोर्स है जिससे एनर्जी मिल रही है, जो ये ऊपर का पार्टिकल है, जो अपर लेयर का पार्टिकल है, ये क्या करेगा, अपने आप को रिमूव करवाने की कोशिश करेगा, यहां से अपने आप को छोड़ने की कोशिश करेगा, ये कहेगा मुझे छोड़ो, फोर्स तोड़ने की कोशिश करेगा। जो ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लग रहे हैं, इनको रिमूव करने की कोशिश करेगा, इनसे छूटने की कोशिश करेगा। और अगर यदि बाहर निकलेगा तो ये पार्टिकल इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इसी फिनोमिना को हम बोल देते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हो रहा है, पार्टिकल यहां से निकल चुका है। ठीक है, अब कैसे निकलेगा, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, उन सब चीजों को देखते हैं। सबसे पहला तो ये, सबसे पहला देखो इवेपोरेशन फैक्टर कौन सा फैक्टर है, कौन सा फिनोमिना है, तो हम कहेंगे सरफेस का फिनोमिना है। एक बात को याद रख लेना, ये सरफेस फिनोमिना है। देखो ध्यान से, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है इवेपोरेशन में और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है। बॉइलिंग पॉइंट सुनना भी इस चीज को, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, किसी भी टेम्परेचर पे, सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को छोड़ के, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को छोड़ के और -273 केल्विन को छोड़ के, इनको छोड़ के बाकी हर जगह पे होता है इवेपोरेशन, हर जगह पे होता है। क्लियर है, इन सभी जगह पे होता है इवेपोरेशन, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो सकता। जैसे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो पानी इवेपोरेट नहीं, गैसियस स्टेट में तभी जाएगा जब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा। बॉइलिंग होना अलग प्रोसेस है, इवेपोरेशन होना अलग प्रोसेस है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है। क्लियर। दूसरा पॉइंट देखें तो बॉइलिंग एक बल्क प्रोसेस है। बल्क प्रोसेस, इसका मतलब क्या हुआ, बल्क प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, बल्क प्रोसेस का मतलब ये है, मैं इसको अगर यदि कंटेनर को हीट करने की कोशिश करूंगा, हीटिंग करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो नीचे से जो पार्टिकल्स है वो पहले बॉयल होना शुरू होंगे। आपने देखा होगा जब आप पानी को गर्म करते हो तो नीचे से बुलबुले से उठ के आते हैं, नीचे से बुलबुले उठ के आते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाली लेयर का जो पानी है वो पहले गर्म होता है, नीचे का बाद में होता है, नहीं, वो नीचे से बुलबुले उठ के आते हैं और पहले नीचे के पार्टिकल्स गर्म होते हैं, उसके बाद में अपर लेयर गर्म होना शुरू होती है। तो इसका मतलब यह है बॉइलिंग एक बल्क प्रोसेस है, लेकिन इवेपोरेशन एक सरफेस प्रोसेस है। ये सरफेस से सबसे पहले होता है। ऐसा नहीं है इवेपोरेशन नीचे के पार्टिकल से होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होता, वो सरफेस के पार्टिकल से होता है। ये सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, तो ये सरफेस फिनोमिना, इनको ध्यान से नोट कर रहे हैं, ध्यान से समझना है, डिफरेंस ध्यान से देख लेने हैं। क्लियर हो गया। चलो, अगर यदि ये सब पॉइंट्स क्लियर हैं, तो अगर मैं इनके कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करूं, इनके कुछ फैक्टर्स की बात करूं, किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करते हैं इवेपोरेशन, तो सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर पे। किसके नेचर पे, जो लिक्विड है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला फैक्टर नेचर पे। कैसे कि भाई जो लिक्विड हम ले रहे हैं ना, जिसके अंदर, एक बात तो ऑब्वियस ही है भाई, मान लो सपोज करो कोई पार्टिकल है, वो छोड़ना चाह रहा है, वो कह रहा है मैं सरफेस छोड़ूंगा, वो सरफेस छोड़ के कब जाएगा, जब उसके ऊपर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या वो छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम। तो नेचर ऑफ लिक्विड, इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके अंदर कम है, वीक है, वो लिक्विड बहुत आसानी से इवेपोरेट हो सकता है।
इवेपोरेशन बहुत आसानी से होगा, बहुत ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने बहुत अच्छे से देखा होगा मिट्टी के तेल को या पेट्रोल को, डीजल को आप अपने हाथ पे रखो, वो तुरंत इवेपोरेट हो जाएगा, बाहर उड़ेगा, इवेपोरेट होगा। आप पानी को रखो, पानी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप पेट्रोल की बात करो, डीजल की बात करो, तो उनके बीच में इतना अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन आप जब H2O की बात करते हो H2O की बात कर रहे हो, तो H2O में ऑक्सीजन है, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इनके बीच में आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये आप जानते हो। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसमें एक्स्ट्रा फोर्स आ गया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसमें इवेपोरेशन टेंडेंसी कम है। किसकी बजाय? पेट्रोल और डीजल की बजाय। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो, तो पहली चीज नेचर पे डिपेंड करेगा किस टाइप का लिक्विड है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, भाई टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करेगा, तो ये बात तो आप अच्छे से जानते हो कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन टेंडेंसी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये बात बहुत अच्छे से पता है आपको। टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, बहुत आराम से उड़ जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ है जो इवेपोरेट होना चाहती है, टेम्परेचर बढ़ा तो इवेपोरेट अच्छे से होगा। क्लियर? तीसरा फैक्टर देखते हैं, सरफेस एरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे? मान लो सपोज करो एक गिलास पानी है, उसको आप भर के रख दो, कहो कि भाई इसमें से देखते हैं कौन पहले इवेपोरेट होता है, यहाँ पे देखते ये इवेपोरेट होगा क्या, चलो कोई नहीं है। इसी एक गिलास पानी को आप फ्लोर पे बिखेर दो, फ्लोर पे बिखेर दिया, आप अब देखो दोनों के बीच में देखोगे कि कौन सा पहले जल्दी या कौन सा पहले इवेपोरेट होता है। तो हम कहेंगे पानी की क्वांटिटी दोनों जगह पे सेम है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो हम थोड़ी देर में देखेंगे ये इवेपोरेट हो गया और ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत कम है। और सरफेस एरिया कम है तो यहाँ पे इवेपोरेशन धीरे 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 होता है। तो इसका मतलब ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं इवेपोरेशन, किस किस पे? सबसे पहला नेचर पे, दूसरा किस पे? टेम्परेचर पे, सरफेस एरिया पे, ह्यूमिडिटी वगैरह वगैरह, वो भी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर ये सब डिपेंडेंसी होती है। क्लियर है? एकदम क्लियर है? पक्का? तो ये था हमारा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कशन करेंगे, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी क्या होता है, किस तरीके से होता है, उन सबको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।